हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 दिनों में निफ्टी में 800 पॉइंट्स की नॉन स्टॉप गिरावट हमें देखने को मिली और इसका ट्रिगर क्या है आप जानते हैं। सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स की गई, कुछ सजेशंस दिए गए। खास करके ये कहा गया कि गोल्ड मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो और पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करो। तो इन सब की वजह से मार्केट्स में इतना पैनिक क्यों आ गया? क्या वो हिडन मैसेज है जो मार्केट समझने की कोशिश कर रहा है और उसके डर से 800 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हमें देखने को मिला? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे के दिन प्राइम मिनिस्टर ने कैजुअली ये कहा कि हमें पेट्रोल डीजल कम खर्च करना है, गोल्ड कम खरीदना है, अवॉइड करना है, फॉरेन टूर्स कम करने हैं और पेट्रोल डीजल को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है और वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करना है। ये कोई मैंडेट नहीं था, ये एक सिंपल मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन अगले ही दिन जब मार्केट खुले तो उसमें हमें पैनिक देखने को मिला, वो पैनिक मोड में आ गए। तो अगर आप देखें कि इस अनाउंसमेंट से कुछ हैंडफुल ऑफ सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ना था, उसमें ज्वेलरी, एविएशन, ओएमसी, इन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ना था जो कि इंडेक्स में हैवी वेट्स भी नहीं है। लेकिन हमें कुछ और ही देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स करेक्ट होने लगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स करेक्ट होने लगे और भारी पैनिक बाज़ारों में देखने को मिला। क्योंकि अगर आप 2 दिन से बाज़ार को देख रहे हैं तो वो नॉन स्टॉप गिरे, बिना रिकवरी, बिना किसी मेजर रिकवरी अटेम्प्ट के वो गिर रहे हैं। तो ऐसा क्या मैसेज मार्केट समझने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या मैसेज मिला इससे, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें कि ये एक सजेशन था, ये एक रिक्वेस्ट था और ये कहा गया कि हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई मैंडेट, कोई रूल नहीं था, कोई ऐसा हम पर इम्पोज नहीं किया। लेकिन इसका जो हिडन मैसेज था वो मार्केट रीड कर रहा है और हिडन मैसेज ये है कि ये जो है आने वाले दिनों का एक इंडिकेशन है, एक हमें वार्निंग दिया जा रहा है कि डिमांड आगे जाकर कम होगी। आइए इसको थोड़ा हम और समझते हैं। तो अगर हम इसको डिकोड करें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ईरान वॉर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और कुछ हफ्तों पहले तो ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑयल रिजर्व प्रॉपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो ईरान के फ्रंट में जो एक होप थी वो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है कि वहाँ पर कुछ पीस ट्रीटी वगैरह हो जाए। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट के फिस्कल प्रेशर्स हैं वो अब एक टिपिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं कि ठीक है, हम यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब अगर ये आगे और कंटिन्यू हुआ तो हम प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। और हम जानते हैं दोस्तों, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। हम 95 से ऊपर अब टिक गए हैं, बीच में थोड़ा डिप आया था, वापस चले गए। अब अगर रुपया यहाँ से और कमज़ोर होगा, अगर हम 96, 97, 98 पे जा रहे हैं, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि FIIs अपनी सेलिंग अब बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं, तो फिर सिचुएशन पूरी तरीके से ड्रामेटिकली बदल सकती है। दोस्तों, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास 11 महीने का फॉरेन रिज़र्व है और 30 दिनों का ऑयल का रिज़र्व है। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि 30 है, 40 है, 50 है। चूँकि ये कॉन्क्रीट फिगर्स गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं बताई जा रही हैं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटा 30 से 40 दिन का रिज़र्व हमारे पास बचा हुआ है। तो ऑयल की प्रॉब्लम है, करेंसी की प्रॉब्लम है। अब सरकार ने जो ये सब कुछ कहा, मार्केट उसे ऐसे रीड कर रहा है कि अब सरकार लोड नहीं ले पाएगी, अब ये लोड धीरे धीरे सिटीजन्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मार्केट उस सिग्नल को रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोड कैसे जनरल पब्लिक की तरफ आएगा? तो एक संभावना है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फ्यूल की प्राइस होंगी। ये रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, हम सब जानते हैं ये होगा, इतने टाइम तक नहीं हुआ, अब इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर बढ़ने वाली है, बढ़ सकती है, स्ट्रॉन्ग
चांसेस हैं। और फ्यूल प्राइस हो चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है एक झटके में ना बढ़े, वो स्टेप्स बढ़े, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस। तीसरा, अगर आप देखें कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पर इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं महंगाई बढ़ेगी और जो सब जो है कंजम्पशन कम होगा, क्रूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लोग ट्रैवल कम करेंगे तो कंजम्पशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो कि ट्रांसलेट होकर जीडीपी ग्रोथ पर आएगा। तो मार्केट इस अनाउंसमेंट को ऐसे नहीं देख रहा है कि ठीक है गोल्ड कम खरीदेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो इसके पीछे के सिग्नल को रीड कर रहा है कि हम अब ऐसे टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पर लॉन्ग टर्म सीवियर इम्पैक्ट बाज़ारों पर पड़ सकता है। खास करके ये जो अभी होप एक जगह थी कि ईरान के फ्रंट में कुछ ना कुछ हो जाएगा, लड़ाई रुक जाएगी और धीरे धीरे हम नॉर्मलाइज सिचुएशन पे चले जाएंगे, लेकिन वो अब ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक तरीके से आप मान के चलिए कि वो होप अब खत्म होती हुई दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब ये जो वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, इसमें कितना सच है? देखिए, अगर आप दूसरी कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो ऐसी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरीके के मेजर्स किए हैं। खास करके साउथ कोरिया में भी ऐसा सुनने को आया है कि किया है। तो फिर वहाँ के मार्केट्स तो नहीं गिर रहे हैं, हमारे मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे हमारे प्रॉब्लम है उनके यहाँ भी है, लेकिन उनके यहाँ ग्रोथ स्टोरीज मार्केट में हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जितनी इंडिया इंक प्रॉफिट कमाता है सारी कंपनीज मिलके, उसके दुगनी से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ की दो कंपनीज कमाती हैं। और ये फिर हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि FIIs यहाँ से पैसा निकाल कर कोरिया में लेके जा रहे हैं। तो ग्रोथ स्टोरीज वहाँ पर हैं। आप पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ मेजर्स लगा रहे हैं, लॉकडाउन टाइप सिचुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ स्टोरीज वहाँ पर है। हमारे यहाँ अभी तक लॉकडाउन और राशनिंग वगैरह अभी तक नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन हमारे यहाँ ग्रोथ स्टोरीज मिसिंग है। इसलिए मार्केट्स हमारे मार्केट्स को पनिश कर रहा है और ख़ास करके इंडिया में हमें इतना फॉल देखने को मिल रहा है। अब आइए गोल्ड की तरफ चलते हैं कि गोल्ड को ही क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड कम खरीदो, मत खरीदो। तो दोस्तों, जैसा कि होता आया है पिछले कई सालों में, कई तरीके की इस तरीके की बातें कही गई कि ये करो, ये मत करो, और आम तौर पर जो सिटीजन्स है हमारे देश के लोगों ने उसे फॉलो किया। लेकिन प्रश्न ये है कि गोल्ड को ही क्यों ऐसा कहा गया, इसके पीछे की क्या वजह है? और अगर आप नोट कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूँगा कुछ महीनों से, गोल्ड की बहुत बातें होने लगी हैं और बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग कह रहे हैं कि गोल्ड घरों में पड़ा हुआ है, बेकार है, वो फ्रिज में पड़े हुए बर्फ़ जैसा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो गोल्ड को लेकर
क्या चल रहा है, आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास फॉरेक्स का जो रिजर्व है वो 11 महीने तक का है, और हम ऑयल बाहर से खरीदते हैं, 85% हमारा क्रूड बाहर से आता है, गोल्ड भी मेजरली हमारा बाहर से आता है। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसका 30 to 35% इन दोनों कमोडिटी में जाता है। तो इसीलिए पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसीलिए इन दोनों चीज़ को कहा गया है कि गोल्ड मत खरीदो ताकि वो प्रेशर करेंसी पर ना पड़े, और ऑयल कम से कम यूज़ करो ताकि ऑयल हम कम से कम हमें इंपोर्ट करना पड़े, तो हमारी करेंसी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 11 महीने का रिजर्व है और ये लड़ाई ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर ये लड़ाई अगले 4 महीने और चल जाए तो क्या होगा, इस खतरे को सरकार समझ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड में कुछ और भी चल रहा है, आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें ये कहा जा रहा है कि गोल्ड मत खरीदो, लेकिन आरबीआई गोल्ड को खरीद रहा है। अगर हम देखें, सितंबर में उनके रिजर्व्स थे 794 मेट्रिक टन पिछले साल, जो कि मार्च में बढ़ के 880 मेट्रिक टन हो गया। मार्च तक आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है कि एक तरफ सरकार खुद गोल्ड खरीद रही है और हमें कह रही है कि ना खरीदो। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और कुछ जो कहते हैं ना कि जो अंदर खाने लोग बात कर रहे हैं दबे जुबान पर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्यों हर कोई आज गोल्ड की बात कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि गोल्ड अगर हम इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एवेन्यू बन गया है, और हमारे देश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में ट्रेडिंग भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो रे ढलेलियो जो कि बड़े एक इन्वेस्टर हैं और कमेंट्री करते हैं मार्केट पर, वो कह रहे हैं कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, और 5 से 10% गोल्ड हर किसी को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इस साल गोल्ड 6,300 डॉलर तक जाएगा। अभी अगर मैं करंट प्राइस देखूं तो 5,000 से थोड़ा नीचे है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है 5,400 तक गोल्ड जाएगा। कई एनालिस्ट 10,000 11,000 के गोल्ड के टारगेट्स दे रहे हैं। तो गोल्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि दुनिया भर में अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में गोल्ड जो है एक सेफ हेवन माना जाता है। तो सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं। और दूसरी अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें कि क्यों गोल्ड की इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि डी डॉलराइजेशन, दुनिया अब डॉलर को छोड़ रही है। तो डॉलर को, जिसको सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट माना जाता था, उससे हटकर लोग अब सेकंड बेस्ट पे आ रहे हैं, विच इज़ गोल्ड। और ऐसे भी खबरें हैं कि ब्रिक्स में एक नई करेंसी बनने वाली है, इसके लिए इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सब गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं ताकि डी डॉलराइजेशन की तरफ वो बढ़े। दूसरा, गोल्ड में एक बड़ा मैनिपुलेशन भी हो रहा है, ऐसा कई लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है। और ये कहा जा रहा है कि गोल्ड का जो पेपर प्राइस है उसको सप्रेस करके रखा गया। अभी पिछले दिनों जो गोल्ड में फॉल देखने को मिला वो इसलिए ही मिला क्योंकि वो पेपर प्राइस था। एक्चुअल जो गोल्ड का प्राइस है वो आने वाले दिनों में इससे ऊपर जाएगा। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक इस तरीके से इसे देखें कि एक बड़ा गेम चल रहा है गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने का। और तीसरा, ये जो गोल्ड की इतनी बातें हमारे देश में भी हो रही हैं, कहीं गोल्ड नेशनलाइजेशन टाइप का कोई आगे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं है जब नोटबंदी की भी इस तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी। तो क्या किसी तरीके का गोल्ड नेशनलाइजेशन की बात हो रही है? और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस इसकी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सोना है, हमारे देश में इतना सोना है कि वो एफआईआई की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है
कि कहीं मार्केट को ये डर तो नहीं है कि गोल्ड का नेशनलाइजेशन टाइप की कोई स्कीम आ जाए। अब ऐसा होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ये जो हमें सुनने को मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं कि क्या मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेंगी, क्या इसी तरीके से मार्केट डरे रहेंगे और किस सिचुएशन में हम इन सब प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जब तक एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है फ्यूल प्राइस हाइक्स को लेकर और गोल्ड को लेकर, तब तक मार्केट थोड़ा अनसर्टेन रहेगा, डर में रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो इस तरीके से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, बीच में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। जब क्लैरिटी आ जाएगा कि इतना हाइक होगा तब वो मार्केट में प्राइस्ड इन हो जाएगा, या गोल्ड को लेकर कोई क्लैरिटी आ जाएगी तो मार्केट में प्राइस्ड इन हो जाएगा। क्योंकि अभी लोग यहाँ से पैसे निकाल कर गोल्ड में लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गोल्ड आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि हमारे यहाँ मार्केट्स कब रिकवरी करेंगे, तो हमें ग्रोथ स्टोरीज़ को दिखाना पड़ेगा, हमें नए ग्रोथ स्टोरीज़ को बनाना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं बनेगा, जो भी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी वो सस्टेन नहीं होगी, वो न्यूज़ बेस होगी, वो ट्रिगर बेस होगी। लेकिन अल्टीमेटली हमें नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि देखो हम इतना, हमारे यहाँ कंपनीज़ में, इकॉनमी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक मैं कह सकता हूँ कि ग्रोथ, कंजम्पशन में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी कंजम्पशन उतना ज़्यादा घटेगा। तो आइए दोस्तों हम मार्केट की तरफ चलते हैं और आज के डेटा को स्टडी करने से पहले कल का डेटा देखते हैं कि कल एफआईआई की पोजीशंस कैसी बनी थी और क्या आज का मार्केट उसके अकॉर्डिंगली बिहेव किया। दोस्तों ये हम bulltrack.in पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ट्रैकर में आपको सारी मार्केट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा और इसको यूज़ करके आपको मार्केट में क्या हुआ उसकी पूरी पिक्चर मिल जाएगी। ये डेटा रात को 11 बजे अपडेट होता है, क्योंकि सारी फाइल्स आते आते काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर दो टैब आपको दिख रहे हैं। तो इन्वेस्टर में आप आएंगे तो वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी, क्योंकि उनका आउटलुक थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे मार्केट पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे, न्यूज़ के अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको फ्लो भी यहाँ पे मिल जाएगा, किस सेक्टर में कितना इनफ्लो हुआ वो आप देख सकते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड में कितना इनफ्लो आया वो भी आप देख सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो मंथली पब्लिश होता है। अर्निंग्स भी आप देख सकते हैं, क्या मिस हुआ क्या बीट हुआ। अब ट्रेडर्स में अगर आएँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर में भी आपको सारा मार्केट का डेटा मिल जाएगा, किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं वो क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे दो टैब हैं, डेली और वीकली। अगर आपका थोड़ा लंबा आउटलुक है, आप वीकली व्यू चाहते हैं बाज़ार का, तो यहाँ पर वीकली व्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते का जो डेटा है वो सभी आइटम्स में हमें बेरिश देखने को मिल रहा है और आज आप देखिए इस वीक में हमें फॉल देखने को मिल रहा था। और आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं एफआईआई के स्टैटिस्टिक्स, एफआईआई के पुट कॉल रेशियो वीकली बेसिस पर कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप डेली मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। और ये डेटा कल का है, यहाँ पे आप देखिए सारे पैरामीटर्स हमें बेरिश 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 दिख रहे हैं, यानी कि कल के दिन सारी बेरिश पोजीशंस बनी। और इसके साथ ही आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख सकते हैं, कहाँ पर पुट कॉल रेशियो बढ़ा कहाँ पे घटा वो देख सकते हैं। और एफआईआई की पोजीशंस के ट्रेंड को भी देख सकते हैं, साथ में लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप किन स्टॉक्स में हो रहा है वो भी देख सकते हैं। ये टोटली फ्री है, तो आप लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाकर इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कल का डेटा देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सारे फ्रंट पर एफआईआई की बेरिश पोजीशंस बनी है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो में भी ड्रॉप देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी ड्रॉप देखने को मिला, और जो सपोर्ट है वो भी लोअर हुआ, यानी कि हर फ्रंट पर हमें नेगेटिव सिग्नल देखने को मिला और मार्केट्स में भी उसी तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिला। अब आइए दोस्तों आज के डेटा की तरफ चलते हैं और आज मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली, 436 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। पिछले 3 दिनों में हमने करीब 900 से ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ कर लिए हैं। तो अब हम 23,379 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विक्स और चाहे वोलेटिलिटी हो, दोनों में हमें राइज देखने को मिली है। कॉल आईवी में खास करके
16 से हमें 19 के लेवल पर आता हुआ दिखा है वॉलेट में, अच्छी राइज देखने को मिली है। पुट कॉल रेशियो में ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है और देखिए किस तरीके से शॉर्ट पोजीशंस आज बनी हैं। तो वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जब मार्केट गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं और नेक्स्ट मंथ में भी करीब 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। प्रीमियम में हल्का सा राइज देखने को मिला है, तो ये थोड़ा होप दे रहा है कि अगले एक दो दिन में शायद हमें एक बाउंस देखने को मिल जाए। नेक्स्ट मंथ में भी प्रीमियम में राइज देखने को मिला है। टर्नओवर काफ़ी अच्छा था, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ज़्यादा पुअर हमें आज देखने को मिला। और एक बार फिर देखिए FIAs की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में किस तरीके से हमें राइज देखने को मिला है। 10,000 से भी ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स कल ऐड हुए हैं, यानी कि शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो डेटा हमें क्या बता रहा है? डेटा हमें बता रहा है कि ये ओवरली बेरिश टेरिटरी पर पहुंच गया है और एक बाउंस के होप दे रहा है। वो टिकेगा या नहीं टिकेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिरावट आ चुकी है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट्स लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसने लोअर हाई बनाया और अगर थोड़ा पीछे जाकर भी हाई लेंगे तो हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट जो है थोड़ा अभी वीक जोन पर चल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि 24,250, ये कई दिनों से हम ये लेवल्स पिछले 3-4 दिनों से शेयर कर रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट्स बेरिश हैं और आप देखिए उसके बाद ही मार्केट्स नीचे गए हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? तो हमने आज डेटा देखा, डेटा में हमें थोड़ा एक होप दिख रहा है कि एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिलेगा और हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट्स हमेशा एक ही डायरेक्शन पे नहीं चलते हैं। बीच बीच में शॉर्ट्स कवर होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है और हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि वैसा ही एक हमें बाउंस कल या परसों देखने को मिल जाए। तो उसके लिए जो हमारा लेवल है वो है 23,450। ये हम नया लेवल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं और अगर आपने हमारे इस लेवल को शॉर्ट्स के लिए यूज़ किया है 24,250 और अगर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है 23,450 से ऊपर, तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट्स को क्लोज कर लेना चाहिए क्योंकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। ज़्यादा ग्रीडी बाज़ार में नहीं होना चाहिए और 23,450 जब तक ब्रीच नहीं करता है हम अपने शॉर्ट्स को भी होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड में कोई मेजर बदलाव नहीं है, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं और एक दो दिन के लिए एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है और उसके लिए लेवल है 23,450। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।